ओके, अब ध्यान से सुनना, तुम लोगों का मेजर टेस्ट है 1 सितंबर को। एंड केमिस्ट्री में जो सिलेबस आ रहा है वो तुम सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास कितने दिन है बेटा, देखा जाए तो आज का दिन तो गया है ना, आज है वेडनेसडे, तो तुम्हारे पास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन का टाइम है ना। अब 3 दिन में तुम्हें क्या कैसे किस तरीके से करोगे, देखो केमिकल और आयनिक मैंने जो करा दिया, जिन्होंने स्पेशली क्लासेस भी लगाई हैं, ठीक है, तो वो बच्चे केमिकल और आयनिक बेटा करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर मेरे कराने का कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। तो वो आप लोग करेंगे, डाउट लेने के लिए मैं बैठी हूँ, अगर नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस तो इट्स ओके, मैं बैठी हूँ डाउट लेने के लिए, ठीक है, पहली चीज ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो इसमें अगर आप लोग डीपीपी नहीं कर रहे हैं इट्स ओके, मतलब जो मैं डीपीपी, वैसे मैं आज दूंगी नहीं डीपीपी, ठीक है, अगर मान लो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डीपीपी पेंडिंग है तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो जितना भी टाइम बचा है तो प्लीज अपने मेजर टेस्ट की प्रिपरेशन में लगाओ, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। हाँ, जितना मैं क्लास में करवा रही हूँ ना, जो मैं क्लास में करवा रही हूँ, जो मैं क्लास में क्वेश्चंस करवा रही हूँ, बस वो रात को सोने से पहले 20-25 मिनट रिवाइज कर लेना बस, ठीक है, या आधा घंटा लगा लो बस, ठीक है। उसके बाद का जो भी आप टाइम देते हो वो सारा का सारा आपको किस में देना बेटा, मेजर टेस्ट में देना है। अब मेजर टेस्ट में आपको पता है 50-50% वेटेज है, 12th का 50 उसका 50, तो आप लोगों का 12th में तो हाँ, मतलब काफी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका बहुत बार टेस्ट हो गया, लाइक इलेक्ट्रो का, केमिकल का, सॉल्यूशन का तो ना जाने कितनी बार हो गया। तो अब कोई चीज का बार बार टेस्ट होता है तो मेरा ये मानना है कि वो चीजें याद रहने लग जाती है, मानते हो कि नहीं मानते हो, तो उसमें तुम्हें ऐसे डिटेल करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके 12th के कितने चैप्टर आ रहे हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो, केमिकल 3, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक आ रहा है, और 5 आ रहे हैं ना, 5 आ रहे हैं। yes, ma'am. हाँ, तो अब 5 चैप्टर को आपको कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं अच्छे से, ठीक है। नोट्स रिवाइज करने के बाद जो प्रीवियस टेस्ट हो चुके हैं ना इन चैप्टर्स के, उन टेस्ट को सोल्व करना है, ठीक है। पहले अपना शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद जो पेपर हुए हैं उसको आप सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर मान लो इसमें से कोई चैप्टर आपको लगता है कि जैसे दूसरे बैच वाले बच्चे बोल रहे थे कि मैम डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक में रटने का बहुत ज्यादा, अगर आपको भी वो चीज लगती है तो आप हाँ उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो उसमें भूलने वाला काफी है, ठीक है, भूलने वाला काफी, तो आप वो रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन क्लास जो मैंने ली थी ना उसको 1.5x की स्पीड पे चलाओ, रिवाइज करते जाओ, तुम्हें खुद बुक खोलने की जरूरत भी नहीं है उसमें, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरीके से वो आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट आपके पास 3 दिन है, एंड आई वोंट आप अपना बेस्ट दो इस टेस्ट में, एटलीस्ट जो क्वेश्चन आते हैं जितना मैंने कराया है वो वाले क्वेश्चन तो आप पक्का करके आए। गुड इवनिंग जानवी, समझ में आ गई सब बच्चों को, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, क्योंकि बेटा आगे भी जो मेजर टेस्ट होंगे ना उसमें चैप्टर तो बढ़ेंगे, लाइक 12th के जितने जितने चैप्टर कवर होते जाएंगे तुम लोगों के, वो उसमें आते जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो चीज मैं बोल रही हूँ वो कर सकते हो आप, अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हमें ना, अगर आपको लगता है कि जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करना है, इट्स अप टू यू, लेकिन पेपर से पहले एक बार उन चैप्टर्स को नजर जरूर मार लेना, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर इलेक्ट्रो तो तुम्हारा, केमिकल काइनेटिक्स तो तुम्हारे जो प्रीवियस टेस्ट हुए ना उसी से ही रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक में थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है मेरा बेटा। Yes, sir. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। एक सेकंड, अरे ये क्या हो गया, हाँ, तो आज का लेक्चर रहेगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पार्ट 2 रहेगा, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, रेसमिक मिक्सचर, है ना, ये सब चीजें क्या होती हैं आप लोगों के लिए नई है वो आपको बताऊंगी, ठीक है, और इस पे क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ओके मेरा बेटा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे थोड़ा सा कम ही आया हुआ अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, बट यस ये आने वाले ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने नहीं समझा ना इनेंशियोमर क्या होते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में, फिर प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, ठीक है।
तो प्लीज इसको ध्यान से समझना। अगर मैं लास्ट क्लास का रिकैप कराऊं तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट ही कराया था, अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने पीओएस बताया था, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री बताई थी, सेंटर ऑफ ये सब बताया था। और मैंने कहा था कि अगर तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो उसमें क्या चेक करना कि वहां पे पीओएस भी ना हो और सीओएस भी ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी ना हो, तो तुम्हारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो दोनों ही प्रेजेंट है या दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, आपका कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। यस सर। क्लियर है? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, उसके अलावा और क्या बताया था मैम आर और एस बताया। अच्छा, आरएस प्रीवियस क्लास में मुझे आरएस बताया था। आरएस में मैंने एक तो फिशर प्रोजेक्शन में देखना सिखाया था आपको, एक वेज डैश में देखना सिखाया था, ठीक है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश पे होना चाहिए। ऐसे फिशर में फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपका वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है? ये सब मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम सीखेंगे कि इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। देखो, सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने शायद पहले भी काफी बार दिया है इनेंशियोमर्स का एग्जांपल। जैसे मेरा ये हैंड है, लेफ्ट हैंड है, अगर मैं मिरर में देखूंगी तो ये मुझे राइट हैंड की तरह दिखाई देगा, राइट? यस मैम। राइट हैंड की तरह दिखाई देगा। एंड जब मैं अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड पे, सॉरी, राइट को लेफ्ट पे लेके जाती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपस में सुपर इम्पोज हो रहे या नहीं हो रहे, तो मुझे ये देखने को मिल रहा है कि मैम ये तो सुपर इम्पोज हो ही नहीं रहे, क्योंकि देखो मेरा थंब यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हो, ठीक है? यस मैम। और आप ये भी देख सकते हो कि ये आपस में मिरर इमेज है, लेकिन मिरर इमेज तो है लेकिन आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो ऐसे स्टीरियोमर्स बेटा जो जिनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, एनेंशियोमर्स बोलते हैं। हाय दीक्षा, यानी कि मेरे जो हैंड्स हैं वो किसका एग्जांपल हुए, माय हैंड्स आर एनेंशियोमर्स, ऑफ वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हाथों को दिखाना, ठीक है, ताकि तुम्हें टॉपिक के बारे में पता चले कि इनेंशियोमर क्या होता है, ठीक है? अच्छा, जैसे मान लो मेरा बेटा तुम्हारे पास ये है, एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है? अगर तुम्हें इसकी मिरर इमेज बनानी है, कैसे बनाओगे? जो आपको राइट में दिख रहा है वो लेफ्ट में आएगा मिरर में, और ये CH3, ये C2H5 और ये H, ऐसे ही बनाओगे इसकी मिरर इमेज। यस मैम। इमेज बनाई, ठीक है? आपको पहले चेक करना है कि मिरर इमेज है या नहीं है। पहली बात तुमने चेक कर लिया, यस मिरर इमेज तो है। फिर उसके बाद चेक करना है क्या ये आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं, इसको रखना है इसके ऊपर, OH H की जगह आएगा, तो ये आपस में नहीं होंगे। अगर तुम्हारा मन करे मैम इसको मैं 180 से घुमा दूं, तो अभी ऐसा है ना, ऐसे घुमा दूं, तो अगर तुम इसको 180 से घुमा दोगे तो क्या होगा मैम, C2H पे ऊपर चले जाएगा। यस, अगर तुम मान लो ये ऐसा है, पूरा घुमा दो ऐसे, ये लो, ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो ये दोनों तो आ जाएंगे H और H, बट ऊपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो तब भी सुपर इम्पोज नहीं कर पाओगे। तो ये आपस में क्या है मेरा बेटा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। समझ में आया एनेंशियोमर क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, और इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, ये आपस में क्या है, एनेंशियोमर्स है, और एनेंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। आपको मैं एक चीज बता रही हूँ, ये बहुत काम आने वाला है मेरा बेटा ऑर्गेनिक में। 19 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर गए हैं। गिरिजा नहीं आई ना? गिरिजा नहीं आई, ठीक है, ओम आ गया, ओके ग्रेट। देखो बेटा, अगर आपको चेक करना है, सब स्टीरियो आइसोमर्स है, मैं यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है? सबसे पहले आप चेक करना कि जो स्टीरियो आइसोमर्स आपने बनाए हैं क्या वो मिरर इमेज हैं। दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो वो मिरर इमेज होंगी, यस, या फिर वो नहीं होंगी। गेटिंग माय पॉइंट?
यस अब मैम। वो नहीं Yes, है, ma'am. मतलब जो स्टीरियो आइसोमर्स आपने बनाए हैं, अगर वो नहीं है, क्या नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, तो वो क्या होगा आप लोगों का मेरा बेटा, डाइस्टीरियोमर वाली कैटेगरी में चला जाएगा। कौन सी वाली कैटेगरी में? डाइस्टीरियोमर्स में, जो आज का ही टॉपिक है, बताऊंगी भी। अगर मिरर इमेज है तो आपको दो चीजें चेक करनी है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो आपस में इनेंशियोमर्स होंगे, इनेंशियोमर होंगे, या फिर वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, इनेंशियोमर कब होंगे? जब कैसी इमेज होंगी उनकी? नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और आइडेंटिकल जब उनकी मिरर इमेज क्या होगी? सुपर इम्पोजेबल। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? Yes, ma'am. यस मैम। एक एक चीज को अपने नोट्स में लिखोगे मेरा बेटा, एक एक चीज को। जैसे मान लो अगर मैं ये यहाँ पे बना दूं OH, ठीक है, या चलो मैं इसको बाद में कराऊंगी, इसको पहले लिख लो जल्दी से, कि इस तरीके से आपको देखना है। मिरर इमेज है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनेंशियोमर या आइडेंटिकल। इनेंशियोमर कब होंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल है, और अगर आइडेंटिकल होगी तो क्या होगा मेरा बेटा? सुपर इम्पोजेबल होगा। ठीक है जी, लिखो इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे डालो केस फर्स्ट। अब देखो दो केस आएंगे तुम्हारे सिलेबस में ना, दो कार्बन तक है, दो कायरल कार्बन तक है, उससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो पहला केस है व्हेन ओनली वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। एक एक चीज लिखोगे, छोटा सा भी डाउट मुझसे पूछोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला है व्हेन ओनली वन कायरल कार्बन। ठीक है, जैसे अगर मैं वही वाला एग्जांपल ले लूं, CH3 HOH C2H5। तो ध्यान रखना बेटा, एक तुम्हें ना बहुत काम की बात बता रही हूँ, अगर मान लो कहीं पे तुम्हें किसी कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन मिले ना, तो आंख बंद करके लिख देना कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुम्हें किसी कंपाउंड में बताना है ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं एक्टिव है, अगर कोई कंपाउंड में सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है, तो आंख बंद करके क्या बता दोगे? ये ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे ये कायरल कार्बन है, बिकॉज 4 ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, ये 200% क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लिख लो, देन इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, उसमें आपको क्या चेक करना है? अब इसकी मिरर इमेज क्या होगी? मैम मिरर इमेज तो ये होगी इसकी, ये तो आपने बता ही दिया। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि ये जो पेयर मैंने जो स्टीरियो आइसोमर बनाए हैं, क्या ये आपस में एनेंशियोमर है या नहीं है? अभी तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है मैम है, मिरर इमेज है, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो आपको वहां पे बिल्कुल देखने से पता नहीं चलेगा कि ये दो आपस में एनेंशियोमर है या नहीं है। तो ऐसे केस में तुम्हें क्या बता रही हूँ, ऐसे केस में तुम्हें क्या निकाल के देखना है? RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखना है। क्या निकाल के देखना है? RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखना है। कैसे निकालोगे मैम? ये तो आपने सिखाया हुआ है। अगर मान लो मुझे RS निकालना है A वाले में, लेट्स सी A और ये B है, तो इसमें क्या होगा? 1 2 3, तो इसको घुमाओ, R आएगा। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल पे है तो S होगा। ये वाला निकालो, 1 2 3 4, ये क्या होगा? S, बट S। हॉरिजॉन्टल पे तो R, यानी कि क्या आ रहा है? अलग कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। देख पा रहे हो? जो मेरे पास जो आपस में दोनों मिरर इमेजेस हैं, और अगर एक कायरल कार्बन है और इनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग आ रही है, मान लो एक R है तो उसकी मिरर इमेज जो आपने बनाई है उसमें S आएगी, अगर एक S है तो R आएगी। अगर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आती है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आती है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड्स आपस में क्या है मेरा बेटा? एनेंशियोमर्स हैं। यानी कि ये जो दो स्टीरियो आइसोमर हैं, अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस Yes, ma'am. अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा पक्का एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यही तो मतलब है। तो ऐसे केस में आप इजिली पता लगा सकते हो कि जो आपके दिए गए स्टीरियो आइसोमर है उनमें आपस में रिश्ता कैसा है, वो आपस में एनेंशियोमर्स हैं। कैसे पता चलेगा? पहला केस बता रही हूं, जब एक ही कायरल कार्बन होगा। ठीक है, अगर आप उसकी मिरर इमेज बना रहे हो
और अगर मान लो एक में आर आ रही है तो पक्का अगर इनएंशियोमर हुआ तो एस आएगा दूसरे में। मैम अगर आर ही आ गया तो इट मीन्स वो क्या होंगे, दे आर आइडेंटिकल। क्या होगा, दे आर आइडेंटिकल। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस मैम। एक एक चीज क्लियर हो रही है। देखो मैं चाह रही हूँ कि आप क्लास में ही सीख के जाओ ताकि घर पे अपना टाइम मेजर टेस्ट में लगाओ, क्योंकि मेजर टेस्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए आप लोगों के साइड से इस तरफ इस बार। ठीक है जी, तो इसीलिए क्लास में ही समझ के जाओ। आइडेंटिकल का देखो कैसे पता लगाएं। मान लो ये एग्जांपल है, बी आर ओ एच सी एल एच और एक है बी आर सी एल एच ओ एच। अब तुम देख के नहीं बता पा रहे हो ना इनएंशियोमर मिरर इमेज है या नहीं है, नहीं देख के बता पा रहे हो, तो ऐसे वाले केस में बहुत फायदेमंद रहता है आरएस निकाल लो। अगर मैं कहूँ बेटा ए और बी में रिश्ता बताओ, कैसे करोगे? जब भी एक कैरल सेंटर आएगा क्या निकालोगे, आरएस निकालोगे। निकालो 1 2 3, क्या आना चाहिए, एस। यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 आर आना चाहिए, बट एच होरिजेंटल पे एस। आपस में क्या है, ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब दीज आर आइडेंटिकल। तो जब आपके पास एक कैरल कार्बन है, एक का आर आ रहा है दूसरे का आर आ रहा है, अगर एक का एस आ रहा है दूसरे का एस आ रहा है, तो इट मींस दे आर आइडेंटिकल। गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस मैम। पक्का? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताओ। नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, आ गया। आई रिक्वेस्ट एवरीवन की अगर क्लास अटेंड करके आते हो, करने आते हो, प्लीज पूरी क्लास अटेंड करो। ठीक है, यहाँ पे लिखिए केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, व्हेन टू कायरल, या लिख लो व्हेन मोर देन वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। कार्बन इज प्रेजेंट, देन लिखो then the compound may be optically active or inactive। ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, समझ रहे हो क्या बोला? अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो तुम्हारा कंपाउंड या मॉलिक्यूल बोल दो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन एक चीज की श्योरिटी है, अगर एक हुआ कायरल कार्बन तो हमेशा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब क्या है, इसमें 3 पॉसिबिलिटी आएंगी तुम्हारी। या तो वापस में इनएंशियोमर्स होंगे, चेक करना पड़ेगा मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजेबल है। अगर नहीं सुपर इम्पोज कर रही है तो चेक करो आइडेंटिकल तो नहीं है। मिरर इमेज होनी चाहिए, ध्यान से सुनो, इन दोनों के लिए आपस में मिरर इमेज होनी चाहिए। अगर सुपर इम्पोजेबल है आइडेंटिकल, नहीं है इनएंशियोमर। और अगर मान लो मिरर इमेज ही नहीं है तो फिर वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, डाइस्टेरोमर। गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस मैम। मैं एक बार रिपीट करना। मैं ये बोल रही हूँ मेरा बेटा, पहले तो चेक करोगी मिरर इमेज आपस में स्टीरियो आइसोमर है या नहीं है। अगर है तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनएंशियोमर, आइडेंटिकल। इनएंशियोमर कब बोलोगी, जब नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, या आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लेना। ठीक है, अगर आपके सुपर इम्पोज कर रही हैं जो मिरर इमेजेस हैं वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। अगर मिरर इमेज ही नहीं है आपस में तो वो कौन सी वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, डाइस्टेरोमर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर है क्या? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं मेरा बेटा। देखो एग्जाम्पल से समझाते हो तुम्हें, इसको मत देखना, पहले फर्स्ट और सेकंड को देखो। ये कुछ कंपाउंड्स बने हुए हैं, अपने को क्या बताना है, चेक करके बताना है इनमें रिश्ता क्या है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है, फर्स्ट और सेकंड में और थर्ड एंड फोर्थ में। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले आओ चेक करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड में। हमें पहले क्या चेक करना है मैम, कि मिरर इमेज है या नहीं है। एक बार चेक करें, हाँ मैम मिरर इमेज तो है। एक बार तुम सब भी प्लीज चेक कर लो मिरर इमेज है या नहीं है। यस है, यस मिरर इमेज है। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है। नहीं है। नो मैम। नो मैम नहीं। ठीक है, यानी कि इनमें आपस में रिश्ता क्या हो गया,
ट्यूमर्स। और कैसे चेक कर सकते हो? ये तो तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है, मान लो एग्जामिनर सीधा सीधा ना दे तो तुम्हें वहां पे काम आएगी कॉन्फ़िगरेशन निकालना। एक बार काम करोगे इसमें चारों में मुझे एक बार प्लीज निकाल के बताओ, RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताओ क्या आएगी। निकाल सकते हो ना? निकालो। यस मैम। निकालो निकालो। गिरिजा आई थी क्या सपोर्ट क्लास में? ओम क्या निकाला बेटा? इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रही है? महेश बताओ, जल्दी बताओ। मैम नीचे ग्रुप लगा है। नहीं ठीक है आगे सब। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई तुम लोग? मैम ऊपर वाला R नीचे S। ऊपर वाला R नीचे वाला S, ठीक है। इसमें निकाल के बताओ। SR में भी R और S। R आ रही है SR? मैम ऊपर S नीचे R। ऊपर S नीचे R। सबका यही आ रहा है, प्लीज मैच करिए। यस मैम। तो आपने देख लिया, अगर इसका R आ रहा है तो देखो इसका S ही आ रहा है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और इसका S आ रहा है तो इसका R हो रहा है, इट मींस दे आर इनेंशियोमर। ठीक है, इस तरीके से निकालना। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। ठीक है, इसमें देखो अभी भी 4-5 बच्चों ने ही बताया मेरे को, बस पढ़ते नहीं हो तुम लोग, पता नहीं क्या कर रहे हो। चलो इधर देखो। हाँ, हाँ बोलो। इसमें मैम R आ रहा है पहले में। आ रहा हूँ। S मैम S आ रहा है। SR आ रहा है या RS आ रहा है? RS। तो ये RS RS तो है, RS तो है। RS। छोड़ो भाई, मेरे को निकालने दो। इधर आओ, पहले मैं इसका निकाल लेती हूँ। 1 2 3 ये S होना चाहिए, बट R आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे है। यहाँ पे देखो 1 2 3 ये कितना आना चाहिए? उल्टा घूम रहा है, तो ये आपका S होना चाहिए, बट R आएगा। R आ रहा है क्या? बोलो। मैम 2 सेकंड। अच्छा R आएगा ना? यस मैम। फिर S क्यों बोल रही यस हो? मैम। तमनप्रीत जानवी नहीं आया था क्या? आया था मैम इसमें जो कार्बन के साथ एक C2H5 लगा है, एक ऊपर वाला ग्रुप लगा है, उसमें मैम वो C2H5 को ज्यादा वो देंगे कि ऊपर वाले को? ऊपर वाले को देंगे, ऊपर Br है। ओह यस मैम। 1 2 इसको मिलेगा भाई, वेरी डिसअपॉइंटिंग भाई, ऐसे मत करो प्लीज। 1 2 3 S होना चाहिए, बट H हॉरिजॉन्टल पे, R होना चाहिए। इस पे चेक करो। 1 यहाँ पे 2, इसको 3 मिलेगा, तो 1 2 3 R होना चाहिए, बट H हॉरिजॉन्टल पे ही S होगा। नीचे वाला चेक करिए, नीचे वाला पक्का S आ रहा होगा। ये वाला चेक करो। 1 2 3 मैम S S आ रहा है। ठीक है, तो आपस में ये एनेंशियोमर हो जाएंगे। इसमें भी सेम करोगे तो वही आएगा। ये आपस में मिरर इमेज भी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है, तो ये भी क्या हो गया आपस में एनेंशियोमर्स हो गए। बेटा वो पहली सीढ़ी थी जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, R और S नहीं आता तो छोड़ दो, मत पढ़ना। एनेंशियोमर डायस्टेरोमर मैं पहले बता रही हूँ।
उसके बिना नहीं आएंगे क्वेश्चन, ट्रस्ट मी। तभी वो पहले सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को, ताकि आपको एनेंशियोमर, डायस्टेरोमर इनके क्वेश्चन करने आए। अब आप वही नहीं सीख रहे हो तो मेरे को लगता है आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, बाकी सब पढ़ना आप लोगों ने। आगे आओ, हेडिंग डालो डायस्टेरोमर। डायस्टेरोमर क्या होते हैं मुझे बता दो, अगर आगे नहीं पढ़ना तो बता दो मुझे कि मैम हमें आगे नहीं पढ़ना, हमें मेजर टेस्ट की प्रिपरेशन करो, मैं छोड़ दूंगी पढ़ाना। बता देना मेरे को क्लास के एंड में कि सैटरडे को ये आगे चैप्टर कंटिन्यू करने या नहीं करने। डायस्टेरोमर्स क्या होते हैं? अगर जो आपने स्टीरियो आइसोमर्स बनाए हैं वो आपस में मिरर इमेज ही नहीं है और ना ही वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? अपने डायस्टेरोमर्स में आ जाएंगे। ठीक है। और जो डायस्टेरोमर्स होते हैं मेरा बेटा, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं और उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, जबकि एनेंशियोमर्स जो होते हैं आप लोगों के, हाँ, नॉन मिरर इमेजेस। ठीक है। हाँ, क्या बोल रही थी मैं? जबकि जो एनेंशियोमर्स होते हैं मेरा बेटा, उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है, उनको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है। उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब सेम होता है। किसका? एनेंशियोमर्स का। क्योंकि है तो सेम ही ना, है तो सेम ही। ठीक है। यस मैम। अभी मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों को दोबारा से, सारी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी सेम होती है, कौन कौन सी डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले मेरा बेटा ये चेक करो, क्या ये आपस में मिरर इमेज है? देखना, ये वाला तो सही है, लेकिन ये वाला देखो HBr क्या हो गया? सेम ही हो गया। सेम। यानी कि ये आपस में क्या है? नॉन मिरर इमेजेस है, मिरर इमेज ही नहीं है। और अगर बेटा मिरर इमेज ही नहीं है तो ये कौन सी वाली कैटेगरी में आते हैं? डायस्टेरियोमर। ठीक है। जब आप बेटा इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे ना, जब आप इनकी RS निकालेंगे तो होगा क्या? इनका तो सेम आएगा, जो इसका आएगा वही इसका आएगा, लेकिन जब आप ये निकालोगे इनका क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। तो बेटा अगर तुम जब कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे RS और किसी भी एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आ जा रही है, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा मेरा बेटा? डायस्टेरियोमर्स का एग्जाम्पल होगा। क्लियर है? बोलो। यस मैम। ठीक है। मैम रिपीट करना। अच्छा, काजल कह रही रिपीट करो। देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास दो कंपाउंड है, प्लीज ध्यान से सुनना, यहाँ पे कर देती हूँ। मान लो तुम्हारे पास दो कंपाउंड है, ठीक है, मतलब जिसकी आप मिरर इमेज चेक कर रहे हो, और कंपाउंड मॉलिक्यूल में तुम्हारी क्या है? एक कायरल कार्बन है। मैं फिर बोल रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, अगर दोबारा कहीं ध्यान दिया फिर बोले नहीं समझ में आया, नहीं समझाऊंगी। और दो कायरल कार्बन है। अगर मान लो एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन आ रही है R, दूसरे पे आ रही है R, ठीक है, मान लेते हैं, और यहाँ पे आ रही है S, यहाँ पे आ रही है R। देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? एक कार्बन पे क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। ये आपके डायस्टेरियोमर का एग्जांपल होंगे। जैसे मान लो एक S है और एक R है, यहाँ पे एक S है और यहाँ पे S है, तो ये भी क्या हो गया? डायस्टेरियोमर वाली कैटेगरी में आ गए। ठीक है। मान लो एक S है, एक S है, और यहाँ एक S है और एक यहाँ पे R है, तो ये भी कौन सी वाली कैटेगरी में आ जाएंगे? डायस्टेरियोमर। ठीक है जी, इस तरीके से आपको करना है। अगर मान लो सेम मैं एनेंशियोमर्स के लिए लेती तो क्या करती मेरा बेटा? एनेंशियोमर्स के लिए क्या होता? मान लो आपके दो कायरल कार्बन है, अगर मान लो RR आ रही है तो इनकी पक्का क्या होगी? SS होगी। अगर SS होगी तो इनकी RR होगी। अगर ये RS है तो ये SR होंगे। अगर ये SR है तो ये RS होंगे। और आइडेंटिकल में क्या होंगे? अगर ये RR है तो सेकंड वाला जो मिरर इमेज चेक करो उसमें भी RR होगा। ठीक है। तो ये डायस्टेरियोमर्स वाले हो जाते हैं, ये डायस्टेरियोमर्स हो जाएंगे अगर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आई, और ये एनेंशियोमर्स हो जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। इस तरीके से आपको करना था, सिंपल है। अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगी। चलो अब आते हैं मैम, यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? तो क्वेश्चन बेटा इस तरीके से आते हैं कि आपको ना कंपाउंड्स देगा एग्जामिनर और आपको बोलेगा कि इनमें आपस में रिलेशन बता दो। रिलेशन मतलब कि आपस में आइडेंटिकल है क्या, ये आपस में एनेंशियोमर्स है क्या, ये आपस में डायस्टेरियोमर्स है। अब तुम्हें ये चेक करना है। तो सबसे पहले तुम्हें लोगों को चेक करना है
कि जो फर्स्ट वाला है ये, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, ये क्या एनेंशियोमर है या डायस्टीरियोमर है या आइडेंटिकल है, ये तुम्हें चेक करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है, पहले तो चेक करो आपस में मिरर इमेज है। हाँ सिद्रा, यस मैम। मिरर इमेज है, यस मिरर इमेज है। क्या ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है? यस मैम। है। यस अब मैम। कैसे पता चल रहा है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सिंपल वाले मॉलिक्यूल है, इसमें देखते ही पता चल जाता है। बट अगर उन्होंने मान लो OH को यहाँ लगा दिया, CH3 की जगह घुमा दिया, तो उस केस में RS निकाल के देखना तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, जो फर्स्ट इनका रिलेशन वो क्या है, एनेंशियोमर्स। ठीक है, सेकंड वाले का देखिए, सेकंड वाले में क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या ये आपस में मिरर इमेजेस हैं? नो मैम। मैम। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में? शाबाश। ये चेक करो, ये आपस में मिरर इमेज है? नो मैम। ये क्या हो जाएंगे? डायस्टीरियोमर्स। इजी है ना? ये वाला देखो, Yes, ये ma'am. आपस में मिरर इमेज है? नो मैम। ये क्या हो जाएंगे? डायस्टीरियोमर। जल्दी से हो गया, हैंड रेस करो, किस किस को क्लियर हो गया, फास्ट जल्दी मेरा बेटा। शाबाश। अनिरुद्ध लेट है बेटा, संचिता, सपना भाई बहुत लेट हो क्लास में। हाँ जी मैम फिर आइडेंटिकल किस केस में होता है? आइडेंटिकल उस केस में होता है बेटा जिसमें मिरर इमेज तो होती है बट दे आर सुपर इम्पोजेबल ईच अदर। अभी जब मैं मीजो कंपाउंड्स बताऊंगी ना, उनकी मिरर इमेजेस आइडेंटिकल होती है, वो मैं दिखाऊंगी। ठीक है, ओके मैम। हो गया। चलो, जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं हम, आपको बताना है फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट सेकंड, है ना, ये आपको दिख रहे हैं, मैंने नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड। इनमें आपको क्या बताना है मेरा बेटा? रिलेशन बताना है। करें? चलो करो, एक बार तुम ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। शाबाश बच्चों, ट्राई कीजिए। नम्रता ट्राई करो बेटा। संचिता थोड़ा सा टाइम पे आना पड़ेगा बेटा। ऋषभ, अच्छा ऋषभ तो आ गया। वेरी गुड बच्चों, करो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। शाबाश, वेरी गुड। कमनप्रीत, अलसिया, मोनिका, अपूर्वा, दीक्षा, अक्षरा, जानवी, अंकिता, ओम, ऋषभ, करो हैंड रेस करो मेरे बेटा। ये तो सिंपल वाले कंपाउंड्स हैं। वेरी गुड सिद्रा, वेरी गुड काजल, रानी, जानवी, दीक्षा, शाबाश। अक्षरा आप बताओ मेरे को बेटा, मैम कौन से वाला? कोई भी फर्स्ट एंड सेकंड बता दो। मैम डायस्टीरियोमर्स। 2.5% पर ये तो मिरर इमेज है ना बेटा, ओह यस मैम, यस मैम। तो क्या होंगे? मैम वो एनेंशियोमर्स। जानवी थर्ड एंड फोर्थ बताओ। थर्ड एंड फोर्थ हाँ एनेंशियोमर्स। वेरी गुड। मोनिका आप फर्स्ट एंड थर्ड बताओ बेटा। डायस्टीरियोमर। तमनप्रीत आप सेकंड एंड फोर्थ बताओ। मैम सेकंड एंड फोर्थ डायस्टीरियोमर। ओके, सिद्रा आप बताओ सेकंड एंड थर्ड। मैम इनेंशियोमर। हाँ इनेंशियोमर। एनेंशियोमर नहीं बेटा, सेकंड एंड थर्ड तो मिरर इमेज ही नहीं है ना, ये तो सेम ही है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, ये डायस्टीरियोमर है। एंड फर्स्ट एंड फोर्थ देखो,
ये भी डाइस्टीरियम। शाबाश। इसमें सिर्फ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ इनेंशियोमर्स है, बाकी सारे क्या हैं? डाइस्टीरियोमर्स है। ये बहुत सिंपल वाले हैं। एग्जामिनर का दिमाग घुमा, वो थोड़े क्वेश्चन भी घुमाएगा, और मैं भी आपको घुमाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है? मैं भी आप लोगों को घुमाऊंगी, असाइनमेंट्स दूंगी ना, तब उसमें घूमोगे तुम लोग, ठीक है? अब हम बात करते हैं डाइस्टीरियोमर और आपका इनेंशियोमर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। थोड़ी सी प्यारी सी प्रॉपर्टीज है, इसको प्लीज ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं बात करूंगी, ये कौन सी कैटेगरी में? बेसिकली स्टीरियो आइसोमर्स ही है, और आप सबको पता है स्टीरियो आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, सबको पता है। तो इनेंशियोमर्स का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, एज वेल एज फॉर डाइस्टीरियोमर, ठीक है? फिर आता है उनका जो अरेंजमेंट है एटम्स की या ग्रुप की, वो डिफरेंट होगी। यही तो होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। सेम यहाँ पे भी यही होगा, ठीक है? अगर मैं तुम्हें डाइस्टीरियोमर्स बताऊं मेरा बेटा, जो आपके वो होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये भी डाइस्टीरियोमर्स ही होते हैं। याद करो, मैंने कहा था सिस एंड ट्रांस आर नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, याद करो। तो ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो डाइस्टीरियोमर्स ही होते हैं। यहाँ पे लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो, आर नॉन मिरर इमेजेस। और जो आपके डाइस्टीरियोमर्स होते हैं ना, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं वर्बली बोल देती हूँ, आप इसको प्लीज लिख लिया करो, हालांकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं बात करूंगी डायपोल मोमेंट, तो बेटा इनेंशियोमर का जो डायपोल मोमेंट होगा वो सेम ही होगा। आप खुद ही देखो, आपस में वो मिरर इमेजेस ही है ना, बस। डायपोल मोमेंट ले लो, उनका मेल्टिंग पॉइंट ले लो, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सोलिबिलिटी, सब सेम सेम होगा। डाइस्टीरियोमर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी क्योंकि आपस में वो मिरर इमेजेस नहीं, अलग अलग है, ठीक है मेरा बेटा? अगर मैं बात करूंगी मैम इनेंशियोमर में, फिर डिफरेंट क्या होगा? उनकी रोटेशन डिफरेंट होगी ना। अगर मान लो कोई आर वाला है, तो या तो वो आर वाला है क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, और जो एस वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। मतलब उनका ऑप्टिकल रोटेशन तो सेम होगा, लेकिन साइन डिफरेंट होगा। अगर एक +30 से रोटेट कर रहा है तो दूसरा -30 से रोटेट करेगा। तो इनकी स्पेसिफिक रोटेशन या ऑप्टिकल रोटेशन, ये सब क्या होगा? डिफरेंट होगा। आपका डाइस्टीरियोमर में भी ये डिफरेंट होगा, ठीक है? अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहूंगी। बहुत प्यारा सा समझने वाली चीज है, ध्यान से सुनना। आपको पता है इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? मिरर इमेजेस में अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक आर होता है, एक एस होता है। तो बेटा अगर आपने इनेंशियोमर की रिएक्शन करवा दी किसी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के साथ, मान लो तुम्हारे पास कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव है और वो गया इनके साथ रिएक्ट करने, तो जैसे वो इसके साथ रिएक्ट करेगा वैसे इसी के साथ ही करेगा, मानते हो नहीं? बिकॉज ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो यहाँ पे सेम रहेगा। लेकिन अगर मान लो तुमने कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ले लिया, मतलब कोई कायरल रिएजेंट ले लिया, और वो जाके इनेंशियोमर्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनका आर के साथ, मान लो हो सकता है कोई कायरल रिएजेंट है वो आर के साथ अलग तरीके से बिहेव कर रहा हो, एस के साथ अलग तरीके से बिहेव कर रहा हो, तो उस केस में जो इनेंशियोमर्स है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है मेरा बेटा? डिफरेंट होती है। जैसे कि तुमने लिमोनिन सुना होगा जो सिट्रस एसिड में होता है, तुमने नींबू देखा है और तुमने ऑरेंज देखा है, दोनों ही क्या होते हैं? गोल होते हैं। नींबू और ऑरेंज, लेमन और ऑरेंज, ठीक है, दोनों ही गोल होते हैं। तुम्हें पता है ये आपस में मिरर इमेजेस होती हैं। आपका लेमन एंड ऑरेंज आपके इनेंशियोमर्स होते हैं, नहीं सुना होगा आप लोगों ने कभी, ठीक है? लेकिन नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। हमें उसका टेस्ट, स्मेल पता है, तो हम उसकी स्मेल किस तरीके से पता लगा पा रहे हैं? नोज हमारा किसका एग्जाम्पल है? कायरल रिएजेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है? तो मैं कायरल रिएजेंट की हेल्प से बता पा रही हूँ कि एक टेस्ट में बहुत ज्यादा खट्टा है और एक नॉर्मल है, तो मैं पता लगा पा रही हूँ ये ऑरेंज है और ये नींबू है। तो कायरल रिएजेंट के प्रेजेंस में आरएस की जो इनेंशियोमर्स है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है मेरा बेटा? डिफरेंट है, ठीक है मेरा बेटा? अब इसका ना इनेंशियोमर्स का बेटा बहुत ज्यादा यूज है, बायोलॉजी में भी है ना, काफी सारा यूज है। मैं भी लास्ट क्लास में बता रही थी,
पता नहीं किसी ने सुना है या नहीं सुना, मैं भी नहीं सुना हो, थैलामाइडो करके एक ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, जो थैलामाइडो दवाई है, ड्रग है, ठीक है, तो वो किसको दिया जाता था, प्रेग्नेंट वुमेन्स को दिया जाता था मॉर्निंग सिकनेस ट्रीट करने के लिए, ठीक है। और जो थैलामाइड था ना, वो मिक्सचर था आर और एस कॉन्फ़िगरेशन का, गेटिंग माय पॉइंट, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, और जिसमें से जो आर था वो तो ट्रीटमेंट के लिए यूज होता था, जबकि जो एस वाला है वो इनएक्टिव होता है। आप समझ पा रहे हो, दोनों का यूज बायोलॉजिकली डिफरेंट है, एक एक्टिव है और एक इनएक्टिव है। ऐसी जो आप दवाइयां लेते हो, अगर वो आपस में एनेंटियोमर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी खा लोगे, एक उसका बायोलॉजिकली एक्टिव हो सकता है दूसरा इनएक्टिव हो। तो जब वो प्रेग्नेंट वुमेन्स को दिया जाता था मेरा बेटा, तो मिक्सचर होता था, और जैसे ही वो बॉडी में जाता है वो ड्रग, तो ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं, आर एस में कन्वर्ट हो रहा, और थोड़ा बहुत आर क्या है, एस में कन्वर्ट हो गया था, जिसने बहुत ही क्या बोलते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। आधे से ज्यादा जो बेबीज थे वो हैंडीकैप थे, समझ रहे हो मेरी बात, आधे से ज्यादा जो बेबीज थे वो हैंडीकैप थे, डिफॉर्मिटीज के साथ बोर्न हुए थे वो। रीजन क्या है, इस एस इनेंशियोमर की वजह से। आप देख पा रहे हो, आर और एस सी बता रहे हो, देखने में क्या है, सेम है, लेकिन देख रहे हो क्या हुआ है उससे। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे थैलामाइड ट्रेजेडी, वो आ जाएगा, आप पूरा देख सकते हो उसको गूगल पे, ठीक है। तो एक बायोलॉजिकली एक्टिव है और एक इनएक्टिव है, इसने तो फिर बैन कर दिया था फिर इसको, ड्रग को। तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है, सोच समझ के करना पड़ता है, ठीक है। आया, थोड़ा फील आया कि एनेंटियोमर्स क्यों जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया, ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मीजो कंपाउंड्स, मीजो कंपाउंड्स हेडिंग डालेंगे। अभी तक हमने एनेंटियोमर, आइडेंटिकल, डाइस्टीरोमर सीख लिए हैं, अब तुम हेडिंग डालो मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। देख बेटा, मीजो कंपाउंड्स के लिए तुम्हें दो चीजें याद रखनी है। पहली तो कंडीशन क्या है मीजो कंपाउंड्स की पता लगाने की, पहली बात तो है एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, ठीक है, 2 कायरल कार्बन होने चाहिए आपके मॉलिक्यूल में। गेटिंग माय पॉइंट और नो? Yes, ma'am. और उसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या, पहले तो ये चेक करो कि अगर यही नहीं है तो मीजो की कैटेगरी से वो निकाल दो बाहर। अगर मान लो 2 कायरल कार्बन है मॉलिक्यूल में, उसके बाद चेक करो प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, या दोनों भी हो सकती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टिक नहीं लगाती, फिर आपको लगेगा मैम दोनों ही होनी चाहिए क्या, दोनों में से कोई भी एक है तो चलेगा, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप बोलोगे वो मीजो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं मेरा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस, नहीं, सुपर वो तो होते हैं, अभी मैं बताऊंगी, बट किस वजह से होते हैं, ड्यू टू, यहाँ पे लिखो मेरा बेटा इंटरनल कंपनसेशन। मैम ये क्या होता है अभी बताती हूँ एग्जांपल लेके, ठीक है, लिख लो पहले इसको। ये तुम्हारे असर्शन रीजन में आ सकता है कि जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं मेरा बेटा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2,3 ब्यूटेन डाइयोल बनाना, 1 2 3 4 ऐसे बनाओगे, 2,3 ब्यूटेन डाइयोल, यही होता है स्ट्रक्चर, Yes, ma'am. ठीक है। अगर मान लो मुझे इसका बनाना हो, फिशर फोम बनाना हो मेरा बेटा, तो कैसे बनाऊंगी, ध्यान से देखना। मैंने जान करके ये वाला फॉर्म बनाया ताकि मैं आपको समझा पाऊं मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो मेरा बेटा ये चेक करो, क्या यहाँ पे कायरल सेंटर है, हाँ मैम 2 हैं, 1 2 है, कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर है। उसके बाद चेक करो क्या मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री है क्या, हाँ मैम। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं, प्लेन पास कर दूं, तो ये H को रिफ्लेक्ट करेगा, OH को, CH3 को। इट मींस ये क्या है मेरा बेटा, मीजो कंपाउंड है। समझ में आई ये चीज? यस मैम। मीजो कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, अब मीजो कंपाउंड है तो मैंने बोला ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
आप देख रहे हो 2 कायरल कार्बन है फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। याद करो मैंने यही लिखाया था, अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। यहाँ पे देखो 2 कायरल कार्बन है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अगर तुम चेक करोगे, मैंने बोला ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। एक काम करो, तुम मेरे कहने पे प्लीज इसकी आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो दोनों की, इसकी भी निकालो ऊपर वाले की और नीचे वाले की भी निकालो। और कंफर्म करो क्या एसआर आ रही है क्या। कंफर्म कीजिए मेरा बेटा, क्या एस और आर आ रही है क्या। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीवन प्लीज कंफर्म। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो मीजो कंपाउंड्स में ना जनरली ये हेल्पफुल रहता है आप लोगों के लिए इस तरीके से, अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, आपको दिख रहा है ऊपर CH3 नीचे भी CH3 है, दोनों के एंड्स सेम है, तो वहां पे इस तरीके से अपोजिट आती है। आप देख पा रहे हो बेटा, ये अगर एस है, ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास जो तुम्हारी, याद करो जो लाइट सोर्स था जब वो निकोल प्रिज्म से पास हो रहा था तो प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, जो वो पीपीएल थी प्लेन पोलराइज लाइट, वो जो तुमने पोलैरिमीटर सैंपल ट्यूब में जो सैंपल लिया है, मान लेते हैं उस सैंपल में क्या है, ये वाला कंपाउंड है, ठीक है मेरा बेटा, ये वाला कंपाउंड है। तो जब ये प्लेन पोलराइज लाइट तुम्हारे सैंपल में से पास होगी ना, वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगी, वो जैसी थी वैसी बाहर निकल के आ जाएगी। और हमें पता अगर किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर रही, इट मींस द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हुआ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा है तो इसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया होगा, लेट से इसने -30 घुमाया तो इसने क्या घुमाया होगा, +30, तो आपस में एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, ये कैंसिल आउट कर रहे हैं। मैं अब ये नहीं कह रही हूँ 30 पे ही घुमाएंगे, जस्ट एग्जांपल है, अगर एक माइनस में घुमा रहा है तो दूसरे वाला प्लस में घुमाएगा। तो मैंने यही बोला, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एक और एग्जांपल तुम्हें लेके दिखाती हूँ, तुम मुझे बताना। मान लो ये है तुम्हारे पास HBr, BRH, मिथाइल और मिथाइल। मैं कुछ कंपाउंड्स बना रही हूँ एंड यू हैव टू टेल मी वेदर दे आर ऑप्टिकली मतलब मीजो और नॉट। ठीक है, थर्ड मैं बना रही हूँ, बनाओ, बनाते जाओ मेरे साथ साथ। चलो, पता है ना क्या चीज चेक करनी है, सबसे पहले तो कायरल कार्बन चेक करो, उसके बाद चेक करो कोई सिमेट्री तो नहीं है। मैम अगर हम RS कॉन्फ़िगरेशन निकाले, अगर दोनों की RR या फिर SS आ जाए तो उसमें मैम सिमेट्री होती है ना। RR या अगर सेम सेम आ जाए, RR आ जाए दोनों की कायरल कार्बन की, या फिर दोनों की SS आ जाए। डिफरेंट होनी चाहिए। ओके मैम। जब तुम इसकी निकालोगे ना डिफरेंट होगी, लेकिन आपको वो निकालने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा, आप ये ऐसे डायरेक्ट पता कर लो। जैसे इसमें चेक करो, कायरल सेंटर तो है, एक सेटिस्फाई हो रही है। अब चेक करो क्या यहाँ पे प्लेन क्रॉस सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री H के नीचे Br है, ठीक है, कायरल कार्बन तो है बट POS नहीं है, तो ये मीजो होगा क्या, नो मैम दिस इज नॉट मीजो। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये। और ध्यान रखना, लिख लो, फिशर प्रोजेक्शन में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो वो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो यू डोंट नीड टू चेक। नेक्स्ट वाले में आओ, थर्ड वाले में पहले तो चेक करो क्या कायरल कार्बन है क्या। Yes, ma'am. ये One. मैम 2 है।
सोच समझ के बोलो, एक दूसरे का देख के मत बोलो है कि नहीं है। कहाँ है, कहाँ है, जानवी है? नो मैम। वेरी गुड। इधर देखो, दो ग्रुप ये लगे, यहाँ जाओ कार्बन, यहाँ जाओ कार्बन, यहाँ जाओ कार्बन पे मिथाइल, कार्बन पे मिथाइल, तो नहीं है। ठीक है, तो कारल कार्बन ही नहीं है भाई, तो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो ये भी मीजो नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो प्लेनो सिमेट्री तो है, तो यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है लेकिन मीजो नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेनो सिमेट्री, बट मीजो नहीं है। तो यहाँ पे एक नोट करके लाइन लिखोगे कि यस। क्या लिखोगे? ऑल मीजो कंपाउंड्स, all meso compounds are optically inactive, but all optically inactive compounds are not meso। बताओ सही बात है? यस मैम। ये कहाँ पूछा जा सकता है तुमसे? assertionism। ठीक है मेरा बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये चेक करके बताओ है क्या फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ मीजो है, जल्दी बताओ। मैम फोर्थ है। फोर्थ है, दो fourth है। कैरेक्टर है, प्लेनो सिमेट्री भी है, मीजो है। नेक्स्ट चेक करो। नहीं है। नहीं है, नो प्लेनो मैम। नहीं है, कायरल तो है, बट मतलब ये मीजो नहीं होगा। यहाँ चेक करो, नहीं होगा मैम। सिमेट्री है। सिमेट्री, सिमेट्री तो होनी ही चाहिए मीजो में। कायरल कार्बन ही नहीं है ना मेरा बेटा यहाँ पे, मीजो नहीं। यस मैम। फ्यूज हो गए क्या? अरे ये देखो, ये दो चीजें होनी चाहिए, दो कायरल कार्बन होने चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेनो सिमेट्री होना चाहिए, तो ही बोलोगे मीजो। यहाँ पे तो कायरल कार्बन ही नहीं है, प्लेनो सिमेट्री तो है, बट क्या करोगे जब कायरल कार्बन ही नहीं है तो? ठीक है, यस मैम। चलो नेक्स्ट आता है हमारा रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है मेरा बेटा? रेसमिक मिक्सचर होता है, अगर मान लो तुम्हारे पास एक R है और एक S है, ठीक है, अगर आप मिक्सचर ले रहे हो इक्वल अमाउंट्स ऑफ एनेंशियमर, मान लो एक R एनेंशियमर एक S है, अगर तुम दोनों का 50-50% ले रहे हो तो इनके इक्वल अमाउंट्स ऑफ मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। अगर तुम मान लो इक्वल अमाउंट में एनेंशियमर्स की अमाउंट ले रहे हो, मान लो 50% ले रहे हो R, 50% ले रहे हो S, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वही क्या होगा? रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है मेरा बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक बात है क्या? बताओ कैसे एक्सटर्नल Yes, कंपनसेशन? मान लो जो तुम्हारी प्लेन पोलराइज लाइट है, अब तुमने क्या किया? सैंपल में रेसमिक मिक्सचर लिया। अब रेसमिक मिक्सचर में एक R होगा और एक S होगा। अगर एक मान लो +30 घुमा रहा है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, एक -30 घुमाएगा, तो दोनों क्या कर देंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो मिलेगा क्या? कोई रोटेशन ही नहीं होगी, जैसा था वैसे ही निकल जाएगी लाइट। तो ये क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। मीजो कंपाउंड्स इंटरनल इंटरनल कंपनसेशन। कंपाउंड में ही आप क्या देख रहे थे? RS थे, है ना? एक +30 से घुमा रहा था तो माइनस से घुमा रहा था। ठीक है, इसमें क्या है? रेसमिक मिक्सचर है, एक R वाला है एक S वाला है। ठीक है, तो आपका एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से क्या होगा मेरा बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, क्लियर होगी चीजें? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन हो जाए। चलो पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे करो मेरा बेटा। सारे बच्चे हैंड रेस करेंगे, शाबाश। बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी से आओ करो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। मोनिका ने हैंड रेस कर लिया। बताओ कौन सी मीजोफोम होगी? वेरी गुड सिद्रा। प्लीज बच्चों, क्लास में आते हो तो प्लीज एक्टिव रहो प्लीज। जानवी, अंकिता, संचिता,
वेरी गुड दीक्षा। ओम, अनिरुद्ध, ऋषभ, वेरी गुड जानवी। ट्राई तो करो ना, ये मत देखो गलत होगा या नहीं होगा, मतलब सही होगा या नहीं होगा। डोंट वरी, मैं बताने के लिए बैठी हूँ तुम लोगों को। अंकिता आप बताओ। मैम बी। सेकंड वाला, यस मैम। यस सेकंड वाला होगा। ठीक है, इसमें देखो 2 कायरल कार्बन, अगर मैं इसको थोड़ा ढंग से बनाऊं, दिख रहा है? Yes, Yes. ma'am. और यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज देखो इसके एंड ही डिफरेंट है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? सेकंड। आप देख पा रहे होंगे बहुत पुराना क्वेश्चन है। रीजन यही है कि ये वाले अब क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं कुछ सालों से। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं एम्स, AIPMT और नीट के, वो मैं सारे आप लोगों को करवा दे रही हूँ। बाकी आपको उसमें मिल जाएंगे असाइनमेंट में। आज कोई असाइनमेंट नहीं आएगा बिकॉज आई वांट कि आप लोग केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम या जो भी आप पढ़ रहे हैं मेजर टेस्ट के लिए उसको पहले कंप्लीट करें। ठीक है, ओके। जानवी मेरे को क्लास के बाद एक बार मैसेज करना, ठीक है? हाँ, ये वाला करो। आर कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है। जानवी क्या आ रहा है? Ma'am, 2. फोर्थ आ रहा है? Yes. फोर्थ आ रहा है क्या? 1 2 3 एस है ना मेरा बेटा? उल्टा घुमा दिया क्या? Option 2, ma'am. हाँ, महेश कौन सा आ रहा है? सेकंड आ रहा है। वेरी गुड मेरा बेटा। 1 2 3 घुमा दो, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, एच वाला वर्टिकल पे है तो आर आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर है? ध्यान रखना। Yes, ma'am. ये वाला कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव? हाँ जी, क्या आ रहा है बताओ? Ma'am, 2. ऑप्टिकली एक्टिव देखो सब में, आपके इन दोनों में तो कायरल कार्बन ही नहीं है, हटाओ। इसमें भी नहीं है, हटाओ। इसमें है, और देखो प्लेनो सिमेट्री भी नहीं हो रही पास, POS एब्सेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। शाबाश। ये वाला करो, ऊपर वाला। पढ़ा है टार्टरिक एसिड, सॉरी लैक्टिक एसिड क्या होता है? इसमें क्या होता है लैक्टिक एसिड? मतलब उसका स्ट्रक्चर बताओ, ये ना बताना कि मैम दही में होता है, दूध में होता है। लैक्टिक एसिड दिखता कैसे है? स्ट्रक्चर क्या होता है उसका? देखो ये होता है CH3HOH COH। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। चलो ये मैं करा देती हूँ, आ जाओ। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? ये देखो, आपको पता ही है, कार्बन पे NH2 COH ग्रुप लगा होता है, एक H लगा होता है। ठीक है, और आपका यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप लगा होता है।
तो आपके जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो भी कायरल होते हैं, ग्लाइसिन ए कायरल होता है, ये हम उसमें पढ़ लेंगे बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। अल्फा क्यों बोला? बिकॉज COH के साथ अटैच है ना कार्बन, तो इसको हम अल्फा अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। टार्टरिक एसिड आपका ये होता है। आपको इसकी मीजो फॉर्म नहीं बनानी है, दूसरी फॉर्म बना लो। मीजो फॉर्म बनाओगे तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि उसने बताया नहीं है आपको कि मीजो बनाओ या कौन सी बनाओ, तो हम ये वाली बनाएंगे जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। मैलिक एसिड क्या होता है? वो ये होता है, देख पा रहे हो जो मैंने बनाया है, समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। ये अब देखो यहाँ पे प्लेन पास हो जाएगा, तो ये क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं कर रहा, तो मैलिक एसिड आपका नहीं दिखाएगा। एक होता है फ्यूमैरिक एसिड, ये सिस में है ना, वो ट्रांस में होता है, ठीक है। फ्यूमैरिक एसिड इसका ही भाई होता है, ट्रांस वाली फॉर्म। तो मैलिक एसिड डज नॉट एक्सिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये आपका AIPMT में आया था 2012 में, बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं। आपको नेक्स्ट बताना है इनमें से कौन सा कायरल नहीं होगा। बता के देखो, नोट कायरल पूछा है। वेरी गुड। काजल आप बताओ। मैम ऑप्शन 3। वेरी गुड, ये हुई ना बात, ठीक है। 1 2 3 ब्रोमो, देख पा रहे हो ये दोनों इस कार्बन पे ब्रोमीन और H डिफरेंट है, बट ये देखो ये सेम है, तो 3 ब्रोमो पेंटेन इज नॉट कायरल। वेरी गुड। ये वाला बताइए, आपको बताना है, ये 2016 में आया था, आपको बताना है, रिलेशन बताना है। आपस में आइडेंटिकल होंगे, इनेंशियोमर होंगे, मतलब जो भी पूछा है इन्होंने वो आपको बताना। आई नो RS काफी दिन पहले हुआ था, बीच में छुट्टी आ गई, तो टेक योर टाइम। बस 2 बच्चों का हुआ है, नहीं समझ में आ रहा क्या? तुम लोग घबरा क्यों जाते हो थोड़ा क्वेश्चन चेंज होते ही? रानी, मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड एंड थर्ड आर आइडेंटिकल। मोनिका, यस मैम। फोर्थ ऑप्शन। इनेंशियोमर। और बताओ, जानवी, महेश, समनप्रीत, अंकिता, संचिता, क्या आ रहा है? मैम ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। इधर आओ, हम निकाल के देखते हैं। 1 OH को 1 मिलेगी, 2 3, घुमाओ, S होगा फर्स्ट वाला, S आया सबका। यस मैम। 1 2 3 4, S होना चाहिए बट H वेज पे है तो R हो जाएगा। अब इसको कैसे करोगे, ये तो मैंने आपको बताया था, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना, बिकॉज H तुम्हारा प्लेन में है मेरा बेटा। तो फर्स्ट नंबर इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको और फोर्थ इसको, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और फोर्थ को इंटरचेंज करो, बिकॉज फोर्थ वाला डैश पे चाहिए था, तो मैं फोर्थ वाला यहाँ ले जाती हूँ और फर्स्ट वाला यहाँ।
ऐसे सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज करो, 2 इंटरचेंज करने होते हैं, थर्ड वाला यहाँ 2 वाला 2 ऊपर चला जाएगा। अब घुमाओ 1 2 3, क्या आएगा? ये S आएगा। S तुम चेक कर लो, फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल है बट ऑप्शन में ही नहीं है। सेकंड और थर्ड एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड आर आइडेंटिकल, गलत। सेकंड एंड थर्ड आर आइडेंटिकल, गलत। फर्स्ट एंड थर्ड आर इन एंशियोमर, गलत। सेकंड एंड थर्ड आर इन एंशियोमर, यस। क्लियर? yes ma'am. Yes, ma'am. एक्सपेक्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर नीट एग्जाम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट वाले के एस कैसे आया? किस कौन सा मेरा बेटा? फर्स्ट वाले के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना बेटा तू, 1 2 3 और H डैश पे ही है, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले में तुम घूमे, S आया, बट H वेज पे था तो मैंने S का क्या कर दिया? R कर दिया। ठीक है महेश? इसमें चलो नेक्स्ट आता है तुम्हारा डीएल कॉन्फ़िगरेशन। मैम ये क्या होता है? देखो डीएल कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ाऊंगी, बट एक बार मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ क्या होता है। वहां पे भी सेम पढ़ाऊंगी, अब फिर सेम पढ़ा रही हूँ, तो आपको पढ़ना है। जैसे अपना आरएस कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, कि आप जैसे ईजेड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के आए हो, आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के आए हो, वैसे ही आपका डीएल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब मैम ये क्या हमें वही रूल ध्यान रखने पड़ेंगे? नहीं, ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है, जनरली हम डीएल कॉन्फ़िगरेशन ना बेटा हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स में हम बताते हैं कि ये डी कॉन्फ़िगरेशन का कार्बोहाइड्रेट है, या अमाइनो एसिड्स में हम इसको पढ़ते हैं। अब ये बेटा कैपिटल डी और कैपिटल एल जो है ना, ये स्मॉल डी और स्मॉल एल नहीं है, पहले तो ये ध्यान रखना। दीज आर नॉट सेम। ठीक है, दीज आर नॉट सेम, लिख देती हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि मैम ये स्मॉल डी, कैपिटल डी और कैपिटल एल डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी है क्या? नहीं मेरा बेटा। ठीक है, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बायोमोलिक्यूल्स में जो हम देखते हैं। स्मॉल डी स्मॉल एल क्या है कि अगर प्लेन पोलराइज्ड क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एंटी घुमा रहा है तो लीवो रोटेटरी बोलते हैं। दोनों का लेना देना आपस में नहीं, अलग चीज है। हो सकता है जो डी कॉन्फ़िगरेशन वाला कार्बोहाइड्रेट हो लीवो रोटेटरी घूम रहा हो, मानते हो ना, एल वाला डेक्स्ट्रो घूम रहा हो, तो इसको नहीं आपस में रिलेट करो। ठीक है, अच्छा तो मैम हम इसको कैसे यूज करेंगे? बेसिकली इसमें हम जो हमारे सामने मॉलिक्यूल होगा उसमें हम डी और एल असाइन करेंगे। ठीक है मैम, कैसे करेंगे असाइन? तो हम बेसिकली फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में इसको पढ़ते हैं। जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है हम वो फिशर प्रोजेक्शन में बताते हैं, और आपको पता है फिशर प्रोजेक्शन को हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो जो आपका वर्टिकल लाइन है ना, उसपे सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप आएगा। अब हाईएस्ट ऑक्सीडाइज मतलब क्या हुआ? मान लो एक तुम्हारा COH है, CHO है और CH2OH है, तो यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीडाइज ग्रुप ये है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, फिर आपका CHO और फिर यहाँ पे CH2OH है। तो अगर मैं तीनों में से पूछूं बेटा वर्टिकल लाइन पे कौन सा आना चाहिए, तो COH आना चाहिए, बिकॉज दिस इज हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप। मैम ये क्यों करना बेटा? ये रूल्स है, तो डीएल को पढ़ने से पहले ये बातों का आपको पता होना चाहिए। और डीएल कॉन्फ़िगरेशन को कभी भी आप सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स पे नहीं लगाओगे। मान लो ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है, तो वहां पे आप डीएल कॉन्फ़िगरेशन नहीं लगाने वाले। क्लियर है? अब मैम चेक कैसे करेंगे डी है या एल है? आज मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। इसके लिए जो रेफरेंस यूनिट होती है वो होती है ग्लिसरल्डिहाइड। सुना है सब लोगों ने? बायो में सुना होगा। चलो मान लेते नहीं भी सुना, ठीक है, छोड़ो उसको, बायोमोलिक्यूल में वैसे भी तुम पढ़ोगे दोबारा। देखो आपको क्या करना है बेटा, जो यहाँ पे कायरल कार्बन है उसको चेक करो। कायरल कार्बन पे जो OH लगा हुआ है उसकी पोजीशन चेक करो। अगर OH आपका राइट पोजीशन पे लगा हुआ है तो मतलब वो क्या होगा? डी कॉन्फ़िगरेशन। इजी। अगर OH राइट पोजीशन पे लगा हुआ है डी, अगर लेफ्ट पोजीशन पे लगा हुआ है तो एल। और डी एंड एल आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, नॉन सुपर इम्पोजेबल, है ना? बताओ। यस हाँ। जैसे अगर मान लो मैम ये तो आपने एक कायरल कार्बन बताया, अगर मान लो 2 आ गए तो कैसे करेंगे, है ना? 2 आ गए तो क्या कैसे करेंगे? मान लो ये आ गया तो मैम अब कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट कायरल कार्बन देखना। लास्ट कायरल कार्बन कौन सा? यही वाला जिसपे मैंने डॉट लगाई है। लास्ट कायरल कार्बन पे चेक करना है OH कौन सी पोजीशन पे, राइट पे या लेफ्ट पे? राइट पे है तो डी लगा दो, डी। अगर लेफ्ट पे होता तो
एल लगा दो। L. ठीक है, जैसे देखो लिखा भी है, लुक एट द लास्ट कायरल कार्बन इफ इट कंटेन्स OH या NH2 एट राइट देन D, इफ एट लेफ्ट देन N। ठीक है, सेम इसके लिए कैसे होगा, मान लो आपका कोई अमाइनो एसिड है, लेट से यहाँ पे ये है, ये ठीक है, मान लो ऐसा बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो कायरल कार्बन ये है, NH2 राइट पे है, D लेफ्ट पे है, L, इस तरीके से। बताओ इजी है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अगर मान लो किसी कंपाउंड में आपके दोनों हो जाते हैं, जैसे मान लो COH है, H है, NH2 OH H CH3, तो अगर मान लो दोनों प्रेजेंट है तो कौन डिसाइड करेगा? NH2 डिसाइड करेगा। NH2 कहाँ लगा हुआ है? कायरल कार्बन ये है, NH2 कहाँ लगा हुआ है? राइट, तो ये D हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नो? Yes, ma'am. ऐसे आप मान लो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, सारे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? ऊपर क्या होता है? CHO HOH OHH HOH HOH, पढ़ा है क्या ये तुम लोगों ने? Yes. Yes, ma'am. क्या आप बताओ, D होगा या L होगा, मुझे बताओ। मैम D होगा। Very good. होगा। D मैम। ये वाला बताना जो मैं बना रही हूँ, रुको बनाने दो पहले। ये वाला बताओ। L होगा। मैम L। L होगा। वेरी गुड। और ये आपस में क्या है? मिरर इमेजेस है। सो सिंपल, चेक करना। वेरी गुड, ठीक है, बस हो ही गया ये। ठीक है, उसके बाद आता है रीथ्रियो एंड थ्रियो आइसोमर। ये क्या होता है मैम? रीथ्रियो और थ्रियो आइसोमर क्या होते हैं? पहली बात तो है ये एप्लीकेबल होगा, लिखो एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 कायरल कार्बन। ठीक है, एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 कायरल कार्बन लिखो। ठीक है, अब कैसे ध्यान रखोगे इसको? ध्यान रखोगे आप टोज से। T मतलब थ्रियो, E मतलब रीथ्रियो, ठीक है, O मतलब अपोजिट। ये बहुत सिंपल है, एक बार आया था बस क्वेश्चन 2016 में। और S मतलब सेम। तो अगर आपके ग्रुप्स सेम पोजीशन पे हैं तो वो रीथ्रियो हो जाएगा, अपोजिट पे है तो थ्रियो हो जाएगा। जैसे देखो, एक सेकेंड, जैसे मान लो ये है HOH HOH, ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे OH क्या है? सेम साइड पे है, सेम साइड पे है। है कि नहीं है? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. यहाँ पे सिमेट्रिकल मतलब एसिमेट्रिकल, लेट से मैं ये ले, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सेम पे मतलब रीथ्रियो। अगर मान लो मैं ये बना दूं Br HHBr CH3 इथाइल, बताओ ये रीथ्रियो है या थ्रियो है? मैम ये थ्रियो। थ्रियो। हो जाएगा बिकॉज अपोजिट पे Br। इस तरीके से आप लोगों को चेक करना है, सिंपल है ना? अब देखो ये वाला मैं कल कराऊंगी आपको, क्यूमुलिन स्पायरो में कैसे देखते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन आया था 2016 में। अब तुम क्या इसको करके बता सकते हो? चेक करके बताओ आपको, आराम से करो, टेक योर टाइम। तो उससे ध्यान रखना। शाबाश। क्या आएगा? ऑप्शन Second Option 2. ठीक है, पहले तो चेक करो OH राइट पे, सेकंड कायरल कार्बन ये भी D, ये L होगा, ये L होगा, DDLL, तो ये तो हटा दो, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड तो हटा दो। फर्स्ट एंड फोर्थ में, सेकंड एंड फोर्थ में से हो सकता था,
अब ये दोनों क्या है, सेम है, याद करो, सेम है तो रीथ्रे हो जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा मेरा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। इजी था, ठीक है। Yes. तो ये देखो, ये वाले क्वेश्चन ना जनरली चांसेस कम इसलिए हैं क्योंकि बहुत पहले आया था 2016 में, बट ये तुम्हारे सिलेबस में बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, तो उसमें मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगी ये थोड़ा सा, ठीक है, तो वहां तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। बाकी आने को तो आ सकता है, आ गया तो तुम्हारे लिए अच्छा है, इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर फ्री के हो जाएंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक से ना एग्जामिनर को 15 क्वेश्चन बनाने होते हैं, समझ रहे हो, और ऑर्गेनिक का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो वो आराम से उसके पास ऐसे टॉपिक हैं जहां से वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बना सकता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए यहाँ से थोड़े से चांसेस कम रहते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट बने, ठीक है। तो ठीक है, इतना बहुत है आज के लिए। बाकी आज के डीपीपी मैं शेयर नहीं करूंगी तुम लोगों को, तुम अपना वही करो, ठीक है। और जैसे मैंने बताया बेटा, मेजर टेस्ट की वैसे ही प्रिपरेशन करना, ठीक है। या अगर आपको लगता है कि किसी और तरीके से आप पढ़ रहे हो वो आपके लिए हेल्पफुल है, जैसे बेटा इस बार ना आप लोगों का फिजिक्स में परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, ठीक है। आप ये मत देखो कि आप क्वालिफाई करो या नहीं करे, आप ये देखो कि लास्ट आपके कितना था और अब कितना था, वो टीचर के लिए मैटर करता है। एंड काफी बच्चों ने, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने इम्प्रूव किया है, तो मतलब आप अच्छा तो कर रहे हो, समझ रहे हो, आप मेहनत तो कर रहे हो, ठीक है। बस मेजर टेस्ट में ये दिक्कत आ जाती है कि चैप्टर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, बट वो भी आप कर लोगे क्योंकि काफी सारे 12th के चैप्टर में तो आप बार बार टेस्ट दे चुके हैं, है ना, तो उसको दोबारा से सारा पढ़ोगे तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा मेरा बेटा। मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपको चैप्टर आता है शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, प्रीवियस टेस्ट सोल्व करो, अगर लगता है कि कोई टॉपिक वीक है तो उस पर आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, क्योंकि चैप्टर्स काफी ज्यादा हैं तीनों को मिला के, ठीक है। तो देखो आप लोगों का 180 मार्क्स का होता है ना, ट्राई किया करो अभी इस टाइम पे 100+ लाना शुरू करो केमिस्ट्री में, अगर नहीं आते हैं तो, समझ रहे हो मेरी बात। Yes, sir. और ना थोड़ा Yes, सा ma'am. ना आप ना चीजों को बहुत ज्यादा मतलब लेके टेंशन मत लिया करो, एक तरीका होता है पेपर भी अटेम्प्ट करने का, समझ रहे हो। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे। अब देखो ये भागने लग जाते हैं बच्चे, जो काम की बात बताती हूँ वो तो सुनते नहीं है। अब सेक्शन ए में 35 है और सेक्शन बी में 15 है, तो सेक्शन ए में तो देखो तुम्हें जितने आते हैं वो उतने आते होंगे, है ना, मान लो 35 में से 20 आते हैं, जितने भी आते हैं वो जितने आते हैं उतने करना। सेक्शन बी में ना तुम्हारे पास अच्छा खासा रहता है कि तुम लोग यहाँ से आराम से 10x4 यानी कि 40 नंबर तुम सीधे सीधे यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि तुम्हें अपने मनपसंद के 15 में से 10 क्वेश्चन चूज करने होते हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, बायो में। तो वो 10 क्वेश्चन अगर तुमने अपने मनपसंद के चूज कर लिए और वो ठीक हो गए, तो तुम्हारे 40 नंबर क्या होंगे, तुम्हारे हाथ में होंगे। और 35 में से 100+ का टारगेट रखना है ना, अपना टारगेट रख लो ना, सेट कर लो कि 100। देखो अगर ज्यादा आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बट इतना ट्राई करो कि हमें ना अब हमें 100+ करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 100+ करेंगे ना तभी मैं आप लोगों को 160+ लेके जाऊंगी, ठीक है। तो अब 35 में से भी हो सकता है कि आपको किसी बच्चे को 20 ही क्वेश्चन आते हो, है ना, किसी बच्चे को 15 आते हो, 25 आते हो, वो आपके ऊपर है, जितने आते हैं उसके हिसाब से अटेम्प्ट करना, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करना, क्योंकि अगर तुम नेगेटिव मार्किंग कर दोगे एक्यूरेसी बहुत कम चली जाएगी, और नीट में हमें एक्यूरेसी पे ही फोकस करना पड़ता है, ये सारे टीचर तुम्हें बड़े बहुत बार बोलते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करो ताकि एक्यूरेसी तुम्हारी क्या हो जाए, बढ़ जाए। समझ में आए मेरा बेटा? Yes, sir. Yes, ma'am. केमिकल आयनिक की तुम सबने क्लासेस लगाई हैं, केमिकल इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू आयनिक, बट आयनिक पढ़ो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, नहीं होते ग्रुप में भेजो, मैं बैठी हूँ सॉल्व कर दूंगी, पर्सनली भेजना है पर्सनली भेजो, लेकिन करो, क्योंकि मैंने देखो रिडोक्स नहीं बोला तुम्हें करने के लिए, क्योंकि तुमने शायद नहीं भी पढ़ रखा, तो मैं क्यों वो चैप्टर अब बोलूं जो तुमने कभी हाथ ही नहीं लगाया, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आया तो कर लेना, वरना छोड़ देना। मैं चाहती हूँ केमिकल और आयनिक के मेरे बच्चे करके आए क्वेश्चन, अगर थोड़ा बहुत मतलब मेरे से पढ़ा है तो, और 12th के तो फिर आप लोगों को पता ही है, अपने बहुत डिटेल में पढ़ा है 12th, ठीक है। तो घबराना नहीं है, टारगेट सेट करो अपना, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में टारगेट सेट करो अपना 100+,
ठीक है। वैसे क्वालिफाई 60% वाला होता है, मतलब अराउंड 108 110 वाला होता है। तो टारगेट रखो कितने आए, 100 प्लस अपना स्कोर रखो। और जो बायो में है, बायो में आप ट्राई कीजिए कि आपके 270 प्लस आए। ठीक है। अभी वैसे तो 340 चाहिए अपने को नीट में, बट अभी के लिए, क्योंकि अभी स्टार्ट ही कर रहा है अपने मेजर टेस्ट देना, तो अगर आप इतने ले आते हो 270 प्लस, तो मतलब यू आर परफॉर्मिंग गुड। ठीक है, अब अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। और नहीं आए तो इसका मतलब हम नहीं कर रहे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर हम गलतियां देखेंगे कहाँ किया। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करो। 3 दिन आपके हाथ में है, नहीं दे रही हूँ आज का होमवर्क, अपना मेजर टेस्ट की प्रिपरेशन करो। ठीक है। Yes, ma'am.